माई सेल्फ अंजना जला। बच्चों, अब इस पाठ में हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को ही आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका ने बचपन में किन किन मुश्किलों का सामना किया और अपनी पढ़ाई को पूरी करी, और किस तरह उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। उनका सपना क्या था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का, जिसके लिए उन्होंने कठिन ट्रेनिंग ली और 7 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जलवायु के भी अनुकूल ना होने की उन्हें सूचना दी गई, साथ ही उन्हें कुछ व्यक्तियों के मृत्यु की भी खबर मिली। लेकिन इन सब खबरों के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। तो चलिए अब उनकी यात्रा को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। तो बोले कि तीसरे दिन हमें क्या ट्रेनिंग दी गई कि हम लोग सामान लेकर वहाँ की चढ़ाई कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बोले मेरे साथ एक महिला और थी, जिसका नाम क्या था? रीता गोम्बू। और बोले हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी, जिसकी सहायता से हम अपने हर कदम की जानकारी कहाँ दे रहे थे? बेस कैंप में दे रहे थे। जो हमारे नेता कर्नल खुल्लर थे वो बहुत खुश थे, और उन्होंने जब हमने उन्हें सूचना दी कि हम कैंप 1 तक पहुंच गए हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिली। हमारे साथ कुछ जो अन्य व्यक्ति थे अभियान दल में, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, वो लोग साउथ कोल कैंप पर पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कि बोले कि जब हम लोग बेस कैंप में थे तो एक व्यक्ति तेंजिंग अपनी पुत्री के साथ क्या हुआ, हमसे मिलने आए। वो ऐसे व्यक्ति थे जो ऑलरेडी एवरेस्ट पर पहले चढ़ाई कर चुके थे और उन्हें इस बात का अनुभव भी था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के समय किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने हमारे दल के सदस्यों का उत्साहवर्धन करने के लिए सबसे मिलने का निश्चय किया। तो वे हमसे भी मिले, साथ हमारे जितने भी शेरपा कुली थे उनसे भी उन्होंने क्या करी, बातचीत करी। तो बोली जब मेरी बारी आई और मैंने अपना परिचय देकर उनसे कहा कि मैं तो क्या है, बिल्कुल नौसिखिया। बोले मुझे तो नौसिखिया मतलब मुझे किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि ये चढ़ाई कैसे करनी है, कैसे क्या होगा। तो बोले कि तेंजिंग मेरी इस बात को सुनकर क्या करने लगे, हंसने लगे। तो बोले एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बोले उन्हें शिखर पर पहुंचने से पहले 7 बार क्या करना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी। उसके बाद जाकर उनको क्या मिली थी, सफलता मिली थी। तो बोले मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और क्या कहा, मुझे तो तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, और जहाँ तक मुझे लगता है बोले तुम तो शिखर पर अपने पहले ही प्रयास में क्या हो जाओगी, पहुँच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ।
तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है और मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो यहाँ पर लेखिका ने उनके साथ हुए एक हादसे के बारे में क्या किया है, हमें बताया है कि यह बात 15-16 मई की थी। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और वो लोग लोहत्से में अपने जो उन्होंने कैंप बनाए थे उन कैंप में वो विश्राम कर रहे थे, जहाँ उनके साथ अन्य और भी व्यक्ति थे। और जब वो लोग रात को सो रहे थे तब लेखिका ने रात को 12:30 बजे क्या महसूस किया कि एक कोई बड़ी सी चीज़ आकर उनके सिर से क्या हुई, टकराई। और वह तभी उन्होंने एक चीज़ और महसूस की, कोई एक ठंडी चीज़ उनके शरीर के ऊपर से कुचलती हुई क्या कर रही थी, जा रही थी। मतलब उनके आसपास सब तरफ उन्हें ठंडक महसूस होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो बोले हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से ये क्या हुआ। तब हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा हमारे कैंप के ऊपर आके गिर गया था और वो कहाँ से आया था, उस ग्लेशियर नदी के वहाँ से। और बोले कि वह जो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा था वो किससे मिलकर बना था, हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ़ से मिलकर बना था, जिसकी आने की गति भी क्या थी, बहुत तेज़ थी। और वह बहुत तेज़ आवाज़ के साथ हमारे कैंप के ऊपर आया था। बच्चों, आपने देखा होगा जब पहाड़ी इलाके होते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश से चट्टानें क्या होती है, गिरकर एकदम नीचे की तरफ टूटकर आ जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो बोले ठीक उसी तरह वो जो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा था वो भी क्या हुआ, अचानक से हमारे कैंप के ऊपर आके गिर गया था और उसने हमारे पूरे कैंप को क्या कर डाला, नष्ट कर डाला। और हमारे कैंप में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे उस समय, उसमें से हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत क्या लगी थी, चोट लगी थी। लेकिन हम सब आश्चर्य इस बात का कर रहे थे कि इतने बड़े बर्फ़ के पिंड के गिरने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल कर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो बोले जो लोब्सांग थे, उन्होंने स्विस छुरी ली और फटाफट वो क्या करने लगे, बर्फ़ को हटाने में लग गए। और बोले अगर वो थोड़ी सी भी देर कर देते तो मेरी मृत्यु क्या थी, निश्चित थी। उन्होंने बड़े बड़े हिमपिंडों को क्या किया, फटाफट हटाया और उनके आसपास जितनी भी बर्फ़ थी उनकी खुदाई की और उस बर्फ़ की कब्र से वो मुझे बाहर लाने में क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे। जिस शेरपा कुली की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। बोले कि हमारे बेस कैंप में फ़ोन के द्वारा सूचना दे दी गई और वो लोग भी तुरंत हमारी सहायता के लिए कहाँ पहुँच गए थे, कैंप 2 में पहुँच गए थे। हमारे एक शेरपा कुली की टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिससे उन्हें स्ट्रेचर बिठाकर कहाँ लाया गया, बेस कैंप में उसके इलाज के लिए लाया गया। जब हमारे नेता कर्नल खुल्लर को इस बारे में पता चला कि हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है, लेकिन किस तरह साहसपूर्व हमने उस दुर्घटना से अपने आप को बचाया, तो उन्होंने हमारी तारीफ़ करते हुए क्या कहा कि बोले इतनी ऊंचाई पर ये जो आप लोगों ने सुरक्षा कार्य किया, ये आपके साहस का ही क्या है, एक परिचय है और बोले इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे।
मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। बोले उसके बाद जब मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो थोड़ा आराम और रेस्ट करने के बाद लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंच गई, जहां उन्होंने आगे की चढ़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। वहां उन्होंने अपने साथ कुछ छोटा मोटा खाने के लिए सामान रख लिया, कुछ चाय वगैरह बनाने के लिए या कुछ पकाने के लिए कुकिंग गैस रख लिया। साथ ही हम खुद जानते हैं कि जब हम पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, हमें सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो बोले उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ रख लिए। तो बोले कि मैं तो ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन बोले मेरे कुछ साथी थे कि जय और मीनू, वो अभी भी क्या हो रहे थे, बहुत पीछे थे। और इस वजह से मैं क्या थी, थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि मुझे उनके साथ अपनी चढ़ाई को आगे क्या करना था, कंप्लीट करना था। और उनके धीरे धीरे आने का कारण क्या था, क्योंकि वे लोग भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के क्या हो रहे थे, चल रहे थे। तो बोले कि एक तो सामान बहुत ज़्यादा था, दूसरा बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, थकान भी हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो बोले इस वजह से उनकी जो चलने की स्पीड थी वो थोड़ी क्या थी, धीमी थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल की दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा इस्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके बाद मैंने क्या निश्चय किया कि मैं अपने साथियों की भी क्या करूं, मदद करूं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था कि हम जब किसी अभियान दल से जुड़े होते हैं, जहां आपके दूसरे साथी अगर किसी मुश्किल में हो, तो आपका कर्तव्य होता है कि आप जाकर क्या करें, उनकी मदद करें। और इसी कर्तव्य की भावना में मैंने एक थर्मस में जूस लिया और दूसरे में क्या ली, मैंने चाय ली। और मैंने क्या निश्चय किया कि मैं जाकर मेरे दूसरे साथियों को इस ठंड से बचने के लिए उनकी थोड़ी सी क्या करूं, मदद करूं। तो उस बर्फीली ठंडी हवा में ही मैंने बाहर कदम रखा। और जब मैं अपने कैंप क्षेत्र से बाहर आई थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई, लेकिन की और जय अभी भी क्या थे, थोड़े से पीछे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे जय भी मिल गया। उसने चाय पी, मुझे धन्यवाद दिया और मुझे कहा भी सही कि तुम आगे और मत जाओ, नहीं तो तुम्हें वापस ऊपर चढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन मुझे अपने साथी की क्या थी, चिंता थी। इस वजह से मैं उसकी मदद के लिए आगे चली गई। और जब मैंने की को देखा तो बोले वह मुझे देखकर क्या रह गया, हक्का बक्का रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ वापस कहाँ आ गई हूँ, नीचे आ गई हूँ। तो बोले कि उसे मेरी ये कोशिश देखकर बहुत ही क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि हंसा। उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। कि जब उसने मुझे नीचे आकर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने बोला, बचेंद्री तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली। तो मैंने उसे क्या कहा कि बोले कि तुम्हारी तरह मैं भी क्या हूँ, एक पर्वतारोही और इस अभियान दल का क्या हूँ, हिस्सा हूँ। बोले कि मैं शारीरिक रूप से फिट भी हूँ। तो बोले ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने दल के सदस्यों की क्या करूँ, मदद करूँ। और बोले इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कहाँ आई हूँ, नीचे आई हूँ। तो मेरी ये बात सुनकर की को थोड़ी हंसी भी आई। उसने जो मैंने उसके लिए चाय और जूस वगैरह लाई थी, मैंने उसको दिया। उसने अपनी प्यास बुझाई। मैंने उससे कहा भी सही कि मैं तुम्हारी मदद करूं, सामान ऊपर लेके जाऊं, लेकिन उसने मुझे अपना किट ऊपर ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल कैंप पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई और कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकली। अंगदौर जी बाहर खड़े थे, कोई आसपास नहीं था। उसके बाद हम सब लोग
मैंने की को भी अपने साथ लिया और हम सब लोग कहाँ होने लगे, ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट करने लगे। तो वहाँ पर साउथ कोल कैंप पहले ही बनाया जा चुका था और वहाँ से हमसे मिलने कौन आए, लहाटू और बिस्सा। उसके बाद साउथ कोल कैंप जहाँ बनाया गया था वहाँ पर सुरक्षा भी थी और आराम करने के लिए भी पर्याप्त जगह थी। तो बोले कि हम सब लोग फिर वहाँ पर हमने अपना विश्राम किया और हम सब लोग वहाँ पर चढ़ गए थे। जो साउथ कोल है वह पृथ्वी में सबसे कठोर जगह के नाम से क्या है, प्रसिद्ध। बोले अगले दिन मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई। मैंने बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5 बजे अपने तंबू से बाहर निकली, जहाँ मैंने क्या देखा कि अंगदौर जी बाहर खड़े थे और कोई आसपास नहीं थे। लेखिका अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई, जहाँ उन्होंने पहले बर्फ़ को खोदा, फिर उसको बर्फ़ को आग से पिघलाया, उस पर अपनी चाय बनाई, हल्का फुल्का नाश्ता किया। उसके बाद वह थोड़ी देर बाद अपने तंबू से बाहर निकली, जहाँ उन्होंने क्या देखा कि जो अंगदौर जी थे वह बाहर खड़े थे और उनके आसपास वहाँ पर कोई भी नहीं। तो अगली बार जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार लेखिका ने सफलतापूर्वक अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और उनकी इस चढ़ाई के कार्य से उनके जो साथी थे, जो उनके कर्नल नेता थे, वो बहुत खुश थे। उन्हें अच्छा लगा कि जो हम दोनों महिलाएं थीं उन्होंने बिना किसी रुकावट के आगे चढ़ाई शुरू कर दी। जो उनके साथ उनके कैंप में जो व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, तेनजिंग, उन्हें भी लेखिका से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेखिका ने उनको जब नौसखिया कहा तब तेनजिंग ने उनका हौसला अफजाई किया। उन्हें कहा कि बोले तुम्हारा साहस देखकर और तुम्हारे चेहरे का तेज़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मानो तुम क्या करोगी, पहले ही अपने चरण में कहाँ पहुँच जाओगी, इस सफलता को हासिल कर लोगे। उसके बाद लेखिका ने अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया कि बोले किस तरह वो कैंप में सोए थे, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उनके कैंप के ऊपर आकर गिर गया, जिसने उनके सारे कैंपों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन शुक्र की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, हल्की फुल्की चोट सभी को लगी थी। इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होने के बाद भी लेखिका और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू किया। यहाँ तक कि जो लेखिका थी वो अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथी जो अभी तक ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं वो उनकी मदद के लिए कहाँ उतरी, नीचे उतरी। इससे हमें भी मानवीय गुण प्राप्त होता है कि हम जब किसी अभियान में जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, तो हमें हमारे दूसरे साथियों के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और उन्होंने इतनी ऊपर चढ़कर वापस वो अपने साथियों के लिए क्या हुई, नीचे आई। और उनके साथी भी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने इतनी यात्रा करने के बाद दोबारा वो वापस क्या हुई, नीचे आई। और उन्होंने कहा भी सही उनके साथियों ने कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन लेखिका ने क्या कहा, बोले यह मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने अन्य साथियों की क्या करूं, मदद करूं, क्योंकि हम सब एक ही अभियान का हिस्सा हैं। तो बोले ऐसा करना मेरा क्या है, कर्तव्य है। और लेखिका अपने सभी साथियों की मदद करने के बाद वे सभी लोग एक साथ कहाँ पहुँचे, साउथ कोल कैंप पहुँचे, जहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा आराम किया। और साउथ कोल जो कैंप था उन्हें बहुत सुरक्षित भी लगा। और अगले दिन अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए लेखिका बहुत जल्दी उठ गई। और जो उनके साथी थे उनकी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए वो अंगदौर जी थे, जो खुद भी उस दिन क्या हो चुके थे, जल्दी उठ चुके थे। तो बच्चों अब हम इसका जो आगे की जो इनकी यात्रा है वो हम इनके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।